कहानियाँ जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स, जहां हर कहानी एक राज होती है। एपिसोड 906 सभी गुटों का जमावड़ा। अस्थि पर्वत श्रृंखला पतित रणभूमि के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित थी। यह विशाल क्षेत्र भारी पर्वत श्रृंखलाओं और असंख्य सफेद क्षयग्रस्त हड्डियों से ढका हुआ था, जो एक दूर के युग से होने का खुलासा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन हड्डियों के मालिक सभ्य विशेषज्ञ थे, इसलिए उनकी क्षयग्रस्त हड्डियों ने धीरे धीरे इस पर्वत को सफेद रंग में रंग दिया था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है। केवल करीब आने पर कोई हवा के साथ फड़फड़ाती हड्डी की धूल के साथ भयानक माहौल देख सकता था। अतीत में अस्थि पर्वत श्रृंखला पर शायद ही कभी लोगों के निशान थे। आखिरकार भले ही इस क्षेत्र में कई विशेषज्ञ गिर गए थे, आसपास कोई योग्य खंडहर नहीं थे। इसलिए बहुत सी ताकतें नहीं थीं जो इस स्थान का दौरा करतीं। लेकिन आज यह दूरस्थ क्षेत्र अत्यंत जीवंत था, जिसने भयानक माहौल को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया था। भूश भूश, हर दिशा से सीटी की आवाजें गूंज उठीं क्योंकि लोगों का एक अंतिम प्रवाह इस विशाल अस्थि पर्वत श्रृंखला पर उतरने से पहले आ गया। पर्वत श्रृंखला की गहराई में कुछ हजार फीट चौड़ा एक मंच था। दूर से देखने पर यह वास्तव में एक हथेली का निशान था जो कुछ दसियों हजार फीट चौड़ा था। यह स्पष्ट रूप से एक पिछले विशेषज्ञ द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था, जिसने इस पर्वत श्रृंखला को नष्ट कर दिया था। और अब इस क्षेत्र में विभिन्न ताकतें थीं जो आकाश से उतरीं और इस हथेली के निशान को घेर लिया। उन सभी ने चारों ओर देखा और अपने पहरेदार खड़े कर दिए। अधिक ताकतें प्रवेश करती रहीं, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। आखिरकार हर कोई जो आंतरिक खंड में अपना रास्ता बना सकता था, उसके पास सच्ची ताकत थी। उन्होंने अतीत में लड़ाई भी लड़ी हो सकती है, इसलिए उन सभी के बीच जटिल रंजिश थी। कुछ ताकतें भी थीं जिन्होंने एक दूसरे को हत्या के इरादे से देखा, जैसे कि वे अन्य दलों को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हों। लेकिन हत्या का इरादा अंत में नहीं फूटा, क्योंकि हर कोई अपने दिलों में स्पष्ट था कि आज इस सभा का नायक उत्तरी क्षेत्र की शीर्ष शक्तियां थीं। यद्यपि अन्य ताकतें क्रूरता से एक दूसरे को देख रही थीं, उनकी ताकतें कमतर थीं। तो वे बुद्धिमान ताकतें मुख्य आकर्षण को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं होंगी। इस अस्थि पर्वत श्रृंखला में विभिन्न ताकतों की उपस्थिति के साथ अस्थि पर्वत श्रृंखला से काफी दूरी पर अचानक एक बड़ा हंगामा हुआ। हर कोई देख सकता था कि हर दिशा से प्रकाश की धारियां आ रही थीं। इस विशाल क्षेत्र के आकाश में एक राजसी गठन के साथ प्रकट हो रही थीं। जब अन्य ताकतों ने देखा, तो वे कहने से खुद को रोक नहीं सके, यह अधोलोक महल है। क्षितिज पर काले बादल उमड़े, जिसमें काले कवच पहने एक सेना थी और उनके शरीर से एक भयानक युद्ध संकल्प बह रहा था। भले ही उन्होंने कोई हरकत नहीं की, यहाँ मौजूद षष्ठ श्रेणी अधिपति अपनी त्वचा पर ठंडक महसूस कर सकते थे। अधोलोक महल के राजसी दल के सामने कई आकृतियां खड़ी थीं, जिनमें से एक सबसे आगे खड़ी थी। यह काले कवच पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका चेहरा पतला था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और भयानक थीं। उस व्यक्ति के पीछे स्वाभाविक रूप से परिचित नरकेश था, जबकि एक पतला काले वस्त्र वाला आदमी उसके बगल में खड़ा था।
उसके होंठ जो ब्लेड की तरह थे धीरे से उठे, जिसने तीक्ष्णता फैलाई। वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कुख्यात युद्ध संरचना आचार्य था, जिसकी प्रसिद्धि पूरे पतित रणभूमि में फैल गई थी। मिलन हिमराज के नेतृत्व वाली पूरी सेना उससे हार गई थी। उन तीनों के बगल में कई आकृतियां खड़ी थीं, जिनके चारों ओर मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगित हो रही थी। यह एक ऐसा गठन था जो उत्तरी क्षेत्र की किसी भी शीर्ष शक्ति का सफाया कर सकता था। आकाश में ऊपर भारी भरकम कवच वाले आदमी ने यहाँ मौजूद अन्य ताकतों पर हल्की सी नजर डाली, फिर दूरी की ओर देखा, फिर थोड़ी देर बाद अचानक हंसा। लगता है यहाँ सभी मौजूद हैं। लेकिन जब से तुम यहाँ हो, तुम लोग खुद को क्यों नहीं दिखाते? उसकी आवाज शांति से फैली, लेकिन यह गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी, जैसे ध्वनि तरंगें जो क्षितिज की ओर तरंगित होती हैं। अस्थि पर्वत श्रृंखला में अन्य ताकतें उन शब्दों को सुनकर सभी चौंक गईं। केवल शीर्ष शक्तियों के कुछ प्रभुओं की निगाहें थोड़ी झपकीं, इससे पहले कि वे अपना सिर उठाते, जैसे कि उन्होंने कुछ महसूस किया हो। अधोलोक महल के अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज गूंजने के कुछ ही समय बाद स्वर्ग और पृथ्वी अचानक कांपने लगे। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पीड़न के कारण हुआ था। बूम बूम। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगित हुई, अन्य ताकतों ने अपना सिर उठाया था, इससे पहले कि वे हर दिशा में बहने वाली एक बहुरंगी धारा को देखें। केवल दसियों सांसों में उन्होंने पहले ही आकाश को फाड़ दिया था और बादलों के धब्बों की तरह अस्थि पर्वत श्रृंखला के ऊपर प्रकट हो गए थे। जब वे दल खुद प्रकट हुए तो उन सभी के पास दबंग भव्यता थी, जिससे विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा की हरकतों से आसपास का स्थान भी अंतहीन रूप से विकृत हो गया। इसने कुछ शीर्ष शक्तियों को गंभीर भाव पहनने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने दिलों में आह भरी थी। वास्तव में शीर्ष और शिखर शक्तियों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। दिव्य मंडप, महाडालुओ क्षेत्र, व्योम गहन महल, असंख्य संत शिखर, जकाल दल और दिव्य सर्प महल। कितना विशाल गठन है! अधोलोक महल के अलावा मूल रूप से उत्तरी क्षेत्र की सभी शीर्ष शक्तियां मौजूद हैं। यह वास्तव में नायकों का जमावड़ा है। आखिर युद्ध की निर्णायक लड़ाई शुरू नहीं हुई है और ऐसा हंगामा पहले ही हो चुका है। लगता है कि यह सभा आज शांति से समाप्त नहीं होगी। है, आगे बढ़ो और लड़ो। यदि ये शीर्ष शक्तियां नहीं लड़ती हैं, तो हम कैसे उठेंगे? इन शीर्ष शक्तियों ने उत्तरी क्षेत्र के बहुत सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। विभिन्न शीर्ष शक्तियों द्वारा कब्जा किए गए आकाश ने अन्य शक्तियों से अनगिनत फुसफुसाहटों को आकर्षित किया था, जिनकी आवाजों में सदमा भरा हुआ था। उनके पास उम्मीदें और योजनाएं भी थीं, लेकिन स्पष्ट रूप से गूंजती फुसफुसाहटों के साथ ध्रुवांत, जो दक्षिण पश्चिमी तरफ खड़ा था, ने पहले अधोलोक महल की दिशा में देखा था। जब ध्रुवांत ने उस कालेकवच वाले अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो उसका शरीर थोड़ा तनावग्रस्त हो गया था। उसने स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति से एक घना खतरा महसूस किया था। वह कालाकवच वाला आदमी अधोलोक महल का दुष्टेश है। अधोलोक महल में उसका अत्यंत उच्च पद है और मुझे डर है कि उसकी ताकत सप्तम श्रेणी अधिपति तक पहुंच गई है। हमारे महाडालुओ क्षेत्र के लॉर्डों में केवल लॉर्ड असुर ही उससे लड़ सकता है। कालिका ने भी अपनी नजर ध्रुवांत की तरह डाली थी और डर से भरी धीमी आवाज में कहा था,
जब ध्रुवांत ने वे शब्द सुने तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सिर हिलाया। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसकी नजर अचानक मिलन की ओर स्थानांतरित हो गई, जो दुष्टेश के पीछे खड़ा था। बाद वाला भी उसे एक अजीब ठंडी नजर से देख रहा था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे बाद वाला अपने शिकार को देख रहा हो। ध्रुवांत की नजर को अपनी ओर निर्देशित देखकर मिलन के होंठ एक भयानक चाप में उठे जब उसने अपनी जीभ से अपने होंठ चाटे और उसकी आंखों में लालच था। वह व्यक्ति मिलन है, हिमराज उसके द्वारा पकड़ा गया था, कालिका ने ठंडी आवाज में कहा। ध्रुवांत ने सिर हिलाया जब उसने मिलन की अजीब नजर को देखा, फिर अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर लीं। उसकी आंखें नीचे लटकी हुई थीं और उनमें एक खतरनाक रोशनी टिमटिमा रही थी। ध्रुवांत ने मिलन की उत्तेजना की परवाह नहीं की, फिर अपनी नजर दूसरी दिशा में डाली। यह भी एक विशाल दल था, दिव्य मंडप। दिव्य मंडप के सबसे आगे एक सफेद बालों वाला आदमी खड़ा था। उसका शरीर अत्यंत मजबूत था, जिसने स्पष्ट रूप से दूसरों को एक मजबूत दबाव दिया, और उसकी आंखों से एक ड्रैकोनिक शक्ति निकली। उसने जो खतरा दिया वह अधोलोक महल के दुष्टेश से किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। वह दिव्य मंडप का लॉर्ड स्वर्गनाग है, सबसे मजबूत लॉर्ड, कालिका ने कहा और आगे जारी रखा। उसके अलावा व्योम गहन महल का नेता सबसे मजबूत सेनापति दिव्यांबर सेनापति है। असंख्य संत शिखर का वह सफेद वस्त्र वाला बूढ़ा असंख्य संत शिखर का महाज्येष्ठ है, जिसे संत ज्येष्ठ के रूप में जाना जाता है। कालिका ने सफेद वस्त्र वाले ज्येष्ठ की ओर इशारा किया, जो असंख्य संत शिखर के दल के सामने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। जकाल दल से वह मायावी अप्सरा के रूप में जानी जाती है, अत्यंत महान प्रसिद्धि वाली और उत्तरी क्षेत्र की एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी। जकाल दल की दिशा में एक लाल पोशाक वाली महिला खड़ी थी जो अत्यंत मोहक थी, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में एक रोशनी टिमटिमा रही थी। उसके पास एक आश्चर्यजनक असर था, और दिव्य सर्प महल का अनंत सर्प वृद्ध भी। कालिका ने चारों ओर देखा और प्रत्येक गुट के सबसे मजबूत विशेषज्ञों का परिचय दिया। जब ध्रुवांत ने कालिका का परिचय सुनना समाप्त किया तो उसका दिल थोड़ा कांप गया। इस सभा में सभी शीर्ष शक्तियां वास्तव में पूरी तरह से बाहर चली गई थीं। यदि वे एक साथ टकराते तो यह निश्चित रूप से एक वास्तविक आपदा होती। ध्रुवांत ने अपने दिल में धीरे से आह भरी, फिर अचानक एक नजर को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। अपनी आंखें उठाते हुए उसने दिव्य मंडप की लावण्या को सफेद पोशाक में देखते हुए देखा। उसने लावण्या के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, फिर दोनों ने अपनी नजरें स्थानांतरित कर लीं। वे स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्थिति में कोई दोष प्रकट नहीं कर सकते थे। भले ही उन्होंने एक बार एक साथ काम किया हो, वे इस समय एक ही गुट में नहीं थे। हाँ, मेरा अधोलोक महल पहले अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेगा क्योंकि सभी उपस्थित हो सकते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा फैलने के साथ अधोलोक महल के दुष्टेश ने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर कहा। लेकिन उसके अभिवादन के संबंध में लॉर्ड असुर ने केवल अपनी पलकें उठाई थीं। उसका उसके साथ विनम्र होने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आवाज में हत्या के इरादे के साथ, जिसने दूसरों के दिलों को ठंडा कर दिया। उसने धीरे धीरे बात की, जिसने अन्य ताकतों को उनके दिलों में कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या मुख्य शो तुरंत होने वाला है?
दुष्टेश, उसे सौंप दो या हमसे युद्ध करो। तुम्हारा अधोलोक महल अपना चुनाव कर सकता है। एपिसोड 907 टकरा। उसे सौंप दो या हमसे युद्ध करो, तुम्हारा अधोलोक महल चुनाव कर सकता है। जब लॉर्ड असुर ने हत्या के इरादे से भरी ठंडी आवाज में बात की जो इस क्षेत्र में गूंज उठी, तो अन्य सेनाओं के दिल कांप गए, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महाडालुओ क्षेत्र सीधे मुद्दे पर आ जाएगा। इस सभा की शुरुआत वास्तव में आग से भरी थी और बारूद से भरी थी। जब लॉर्ड असुर की आवाज गूंजी, तो अधोलोक महल के सामने खड़े कालिकवच वाले दुष्टेश ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और लॉर्ड असुर के साथ नजरें मिलाईं। उसकी आंखों में ठंडक भी अत्यंत तीव्र थी कि यह माहौल को भी जमा सकती थी। लॉर्ड असुर, क्या यह अनुरोध करने के लिए उपयोग करने का रवैया है? दुष्टेश ने धीरे धीरे अपनी आवाज में उपहास भरकर कहा। यदि आपका महाडालुओ क्षेत्र अपना रवैया कम कर सकता है और अनुरोध कर सकता है, तो मैं वास्तव में बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए हिमराज को जाने दे सकता हूँ। लेकिन आपके वर्तमान रवैये को देखते हुए आप बातचीत करने के लिए यहाँ नहीं लगते। लॉर्ड असुर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उठी जब उसने दुष्टेश को देखा। दुष्टेश, तुम्हारी कौन सी आंखें देखती हैं कि मैं यहाँ बातचीत करने के लिए हूँ? भले ही तुम हिमराज को सौंपो या नहीं, मेरा महाडालुओ क्षेत्र इस मामले को तुम्हारे अधोलोक महल के साथ आराम करने नहीं देगा। लॉर्ड असुर के शब्द दृढ़ और निर्णायक थे और एक घना हत्या का इरादा महसूस किया जा सकता था। हिमराज को पकड़ लिया गया था और उसके अधीनस्थों का पूरी तरह से नरसंहार कर दिया गया था। यदि वे इस रंजिश को निगल लेते, तो यह निश्चित रूप से उनके महाडालुओ क्षेत्र की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता। दुष्टेश के चेहरे पर लटकी उपहास भरी मुस्कान भी पूरी तरह से वापस ले ली गई थी। स्पष्ट रूप से लॉर्ड असुर के दृढ़ और निर्णायक रवैये ने उनकी अपेक्षाओं को पार कर दिया था। वे शुरू में महाडालुओ क्षेत्र की प्रतिष्ठा को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, लेकिन वर्तमान रूप को देखते हुए लॉर्ड असुर भी वास्तव में बिना किसी समझौते के चतुर था, जिससे उनकी योजना विफल हो गई। लेकिन भले ही उनकी योजना विफल हो गई हो, इसने सामान्य स्थिति को प्रभावित नहीं किया। आज का मामला स्वाभाविक रूप से महाडालुओ क्षेत्र के लिए एक जाल था, शुरू करने के लिए। दुष्टेश के चेहरे पर भयावहता चमकी जब उसने उदासीनता से कहा, इस मामले को आराम करने नहीं देना। लॉर्ड असुर, क्या आपने सोचा था कि मेरा अधोलोक महल उन निम्न सेनाओं जैसा है? आज मेरे अधोलोक महल की सभी सेनाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं। तो आपका महाडालुओ क्षेत्र क्या कर सकता है, भले ही आपकी सभी सेनाएं बाहर हों? असुर ने ठंडक से उत्तर दिया। तो क्या मेरा महाडालुओ क्षेत्र आपके अधोलोक महल के साथ मौत के मैच में शामिल होने के लिए हताहतों का जोखिम उठा सकता है? उस समय हमारी दोनों सेनाएं एक साथ मर सकती हैं। वे दोनों उत्तरी क्षेत्र की शीर्ष शक्तियां थीं। इसलिए यदि वे वास्तव में लड़ते, तो वे निश्चित रूप से पूरी तरह से बाहर चले जाते। उस समय भले ही कोई भी विजयी हो, उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। उस समय उनकी जीत के फल शायद उनमें से किसी के भी नहीं होते, बल्कि उनके होते जो अभी भी आसपास में उन्हें देख रहे थे। दुष्टेश ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लॉर्ड असुर के निर्णायक रवैये ने वास्तव में उन्हें दबाव महसूस कराया था। आखिरकार हर कोई मौत के मैच में शामिल होने के लिए इतना निर्णायक नहीं हो सकता था। अन्य सेनाएं अवाक थीं जब उन्होंने इस टकराव को देखा।
दोनों सेनाओं ने हत्या का इरादा प्रकट किया। उनके पास स्वाभाविक रूप से इस स्तर की लड़ाई में शामिल होने की कोई योग्यता नहीं थी, इसलिए वे केवल बैठ सकते थे और देख सकते थे कि लड़ाई कैसे टूटती है। वे देखेंगे कि क्या उनके पास उस लड़ाई से लाभ मछली पकड़ने का कोई मौका था। हाँ, लॉर्ड असुर इतने सालों बाद भी इतने निर्दयी हैं, वास्तव में सराहनीय। लेकिन मुझे डर है कि आपके महाडालुओ क्षेत्र के लिए भारी हताहतों की स्थिति का जोखिम उठाना संभव नहीं है। जैसे ही दुष्टेश की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी, हंसी का एक धमाका अचानक दूसरी दिशा से गूंज उठा। अनगिनत निगाहें निर्देशित की गईं और उन सभी ने देखा कि दिव्य मंडप के दल के सामने खड़े लॉर्ड स्वर्गनाग हंस रहे थे। जब लॉर्ड स्वर्गनाग बोला तो कई सेनाओं ने अपने दिलों में एक कंपन महसूस किया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से असामान्य स्थिति महसूस की। वे व्यावहारिक रूप से बता सकते थे कि इस सभा में अधोलोक महल और दिव्य मंडप वास्तव में महाडालुओ क्षेत्र को निशाना बना रहे थे। उनके दिलों में सदमा शांत होने से पहले व्योम गहन महल के सामने खड़े सुनहरे कवच वाले आदमी ने भी धीमी आवाज में बात की। चूंकि महाडालुओ क्षेत्र ने इतने सारे दुश्मन बना लिए हैं, तो मेरा व्योम गहन महल भी शामिल होगा। हम देखेंगे कि क्या आपका महाडालुओ क्षेत्र आज बिना किसी नुकसान के पीछे हट सकता है। सरसराहट। व्योम गहन महल के दिव्यांबर सेनापति के बोलने के बाद पूरा क्षेत्र हंगामे में फूट पड़ा और अन्य सेनाओं की निगाहें बदल गईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि अधोलोक महल, दिव्य मंडप और व्योम गहन महल वास्तव में महाडालुओ क्षेत्र के पीछे जा रहे होंगे। तीन शीर्ष शक्तियों का सामना करते हुए भले ही महाडालुओ क्षेत्र एक शीर्ष शक्ति थी, विनाश के भाग्य से बचना उनके लिए मुश्किल होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आखेट युद्ध की निर्णायक लड़ाई से पहले महाडालुओ क्षेत्र यहां नष्ट हो जाएगा? अन्य सेनाओं की आंखें झपकीं, क्योंकि माहौल जम गया। चार शीर्ष शक्तियों के टकराव में खड़े होने के साथ उन्होंने जो माहौल दिया वह घुटन भरा था। अधोलोक महल के नरकेश, दिव्य मंडप के ईश्वर और व्योम गहन महल के गिरीश और केशव ठंडक से महाडालुओ क्षेत्र के ध्रुवांत की ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुवांत एक शिकार था जो उनके हाथों में पड़ने वाला था। आखिरकार यह महाडालुओ क्षेत्र के लिए एक निराशाजनक स्थिति थी। तीन शीर्ष शक्तियों के घेराव का सामना करते हुए महाडालुओ क्षेत्र का परिणाम निर्धारित किया गया था। लेकिन जिसने चार अन्य लोगों को कुछ हद तक आश्चर्यचकित किया वह यह था कि उन्होंने ध्रुवांत के चेहरे पर कोई घबराहट का भाव नहीं देखा। बाद वाले ने अभी भी एक शांत भाव बनाए रखा था। जब हम तुम्हें बाद में पकड़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या तुम अभी भी सख्त अभिनय कर सकते हो। चारों ने अपने दिलों में उपहास किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ध्रुवांत केवल एक मजबूत मोर्चा बना रहा था। पूरा क्षेत्र खामोश था और माहौल जम गया था। ध्रुवांत ने भी ईश्वर और बाकी लोगों की निगाहों को महसूस किया था जब वह महाडालुओ क्षेत्र के दल के सामने खड़ा था। हालांकि उसने अपनी आंखें नीचे लटकाकर उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। एक संक्षिप्त क्षण बाद एक आवाज गूंजी और उसका तनावग्रस्त शरीर भी ढीला हो गया था, क्योंकि वह आवाज जकाल दल से आई थी। हे, चूंकि तुम लोग संख्या के बल पर धमका रहे हो, मेरा जकाल दल चुपचाप खड़ा होकर देख नहीं सकता। क्या तुम्हारे अधोलोक महल को हमारे जकाल दल की युद्ध संकल्प प्रतिभा को अपंग करने का स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? जो बोली वह स्वाभाविक रूप से वह मोहक मायावी अप्सरा थी।
वह हंसी जब उसने अधोलोक महल की दिशा में देखा, सिवाय इसके कि उसकी नरम आवाज ठंडक से भरी थी। जकाल दल के अचानक हस्तक्षेप ने इस कड़े माहौल को तोड़ दिया था और अधोलोक महल का दुष्टेश संक्षेप में स्तब्ध रह गया। फिर उसका चेहरा काला पड़ गया जब उसने मायावी अप्सरा को देखा और ठंडक से कहा, क्या तुम्हारा जकाल दल इसमें हस्तक्षेप करने जा रहा है? चूंकि हर कोई अपनी रंजिश की तलाश में है, तो मेरे असंख्य संत शिखर को भी बाहर आने दो। मायावी अप्सरा के दुष्टेश को जवाब देने से पहले असंख्य संत शिखर के संत ज्येष्ठ ने उदासीनता से एक वृद्ध आवाज में कहा, यद्यपि दिव्य मंडप शक्तिशाली है, मेरा असंख्य संत शिखर वह नहीं है जो मजबूत से डरता है। कुछ समय पहले आपके मंडप ने मेरे असंख्य संत शिखर के अम्बरेश को घेर लिया और उसे गिरने का कारण बना। हमें अभी भी इस मामले को निपटाना है। जब असंख्य संत शिखर ने हस्तक्षेप करने के अपने इरादे प्रकट किए, तो इस क्षेत्र की अन्य सेनाओं ने अचानक अपनी आंखों में सदमे के साथ ठंडी सांसें लीं। वर्तमान स्थिति क्या थी? 6 शीर्ष शक्तियां सीधे युद्ध की घोषणा करने जा रही थीं। यदि वे लड़ते तो यह निश्चित रूप से उत्तरी क्षेत्र की स्थिति को बदल देता। अन्य सभी सेनाओं ने अपनी आंखों में रुचि के साथ देखा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह टकराव शुरू से ही इतना तीव्र होगा। अन्य दर्शक सेनाओं की तुलना में अधोलोक महल, दिव्य मंडप और व्योम गहन महल के नेताओं के चेहरे धीरे धीरे काले पड़ गए थे। जकाल दल और असंख्य संत शिखर के अचानक हस्तक्षेप ने उनकी योजनाओं को नष्ट कर दिया था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महाडालुओ क्षेत्र वास्तव में गुप्त रूप से सेनाओं को खींच लेगा। यदि ऐसा होता तो इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि महाडालुओ क्षेत्र, असंख्य संत शिखर और जकाल दल एक साथ जुड़ जाते, तो उन 3 सेनाओं की ताकत उनकी अपनी से किसी भी तरह से कमजोर नहीं होती। इसलिए यदि वे जबरन लड़ाई शुरू करते, तो यह एक ऐसी कीमत होती जिसे उनमें से कोई भी वहन करने को तैयार नहीं था। आज वास्तव में अच्छे शो का अंतहीन प्रवाह है, लेकिन मेरा दिव्य सर्प महल इसमें भाग नहीं लेगा। तुम लोग जैसे चाहो खेल सकते हो, मैं बस बगल से देखूंगा। अनंत सर्प वृद्ध से अजीब हंसी का एक धमाका गूंज उठा, जिसने अपना रुख घोषित नहीं किया था, अपना हाथ लहराने और दिव्य सर्प महल को कुछ दूरी पीछे ले जाने से पहले। उसके रवैये से यह स्पष्ट था कि वह इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करने वाला था। लेकिन यह बगल से देखने का उसका रवैया था जिसने दुष्टेश और बाकी लोगों के दिलों को नीचे गिरा दिया। दिव्य सर्प महल वास्तव में चालाक था। वे निश्चित रूप से बगल से देखने और लड़ाई छिड़ने के बाद लाभ मछली पकड़ने की योजना बना रहे थे। वह माहौल जिसने बाकी सभी को घुटन महसूस कराई थी, इस समय पूरी तरह से गायब हो गया था और वर्तमान स्थिति अजीब हो गई थी। वास्तव में हर कोई जानता था कि जब दोनों पक्ष बराबर थे, तो लड़ाई छिड़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जो लोग अंदर ही अंदर उम्मीद कर रहे थे कि शीर्ष शक्तियां कुत्ते की लड़ाई में शामिल होंगी, वे सभी निराश महसूस कर रहे थे। चूंकि वे शीर्ष शक्तियां कुत्ते की लड़ाई में शामिल नहीं होंगी, तो उन्हें उठने का अवसर कैसे मिलेगा? अजीब माहौल कुछ समय तक जारी रहा, इससे पहले कि दुष्टेश ने अंधेरे में कहा, आपके महाडालुओ क्षेत्र से क्या अच्छा तरीका है? उसका मतलब स्वाभाविक रूप से वह स्थिति थी जहां महाडालुओ क्षेत्र को 3 सेनाओं द्वारा घेरा जाना चाहिए था, इस तरह के अजीब टकराव में बदल गया था। वैसे ही
लॉर्ड असुर ने शांति से जवाब दिया जब उसने ध्रुवांत की ओर एक नजर डाली जो उसके बगल में था। उसकी आंखों में प्रशंसा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि असंख्य संत शिखर और जकाल दल के साथ संवाद करने में यह व्यावहारिक रूप से ध्रुवांत की उपलब्धि थी। लॉर्ड असुर की नजर को महसूस करते हुए ध्रुवांत भी हल्के से मुस्कुराया था। अधोलोक महल ने दिव्य मंडप और व्योम गहन महल के साथ उनकी रंजिश का उपयोग करके उनसे निपटने का प्रयास किया, लेकिन वे भूल गए थे कि वे भी ऐसी रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन भले ही वर्तमान स्थिति में लड़ाई नहीं छिड़ेगी, दूसरा पक्ष निश्चित रूप से इस मामले को इतनी आसानी से आराम करने नहीं देगा। उन सभी के एक साथ इकट्ठा होने के साथ शो अभी शुरू हो रहा था। जैसे ही ध्रुवांत के मन में ऐसा विचार आया, मिलन, जो दुष्टेश के पीछे था और उसकी नजर ध्रुवांत पर टिकी हुई थी, ने अपने होंठ चाटे जब उसने एक भयानक मुस्कान प्रकट की। अन्य सेनाओं के ध्यान के तहत धीरे धीरे बाहर चलने से पहले। एपिसोड 908 बड़ी बाजी। जब मिलन धीरे धीरे दुष्टेश के पीछे से बाहर निकला तो व्यावहारिक रूप से हर एक निगाह उसी पर टिक गई। निगाहें उलझन और संदेह से भरी थीं। एक महीने पहले व्यावहारिक रूप से कोई भी मिलन का नाम नहीं जानता था, लेकिन आज उसका कुख्यात नाम यहाँ के सभी शिखर विशेषज्ञों के बराबर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अतीत में उससे लड़ने वाले सेनापतियों में लावण्या के अलावा व्यावहारिक रूप से हर कोई युद्ध इच्छा को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता खो चुका था और अपंग बनकर रह गया था। ऐसे निर्दयी परिणाम का सामना करते हुए वह पतित युद्ध क्षेत्र में युद्ध इच्छा प्रतिभाओं के बीच व्यावहारिक रूप से सबसे अधिक भयभीत करने वाला व्यक्ति था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्पष्ट थे कि यदि वे युद्ध इच्छा को नियंत्रित करने की अपनी प्रतिभा से अपंग हो जाते हैं तो उनकी सेना में उनका पद गिर जाएगा। यह एक भयानक परिणाम था। इसलिए जब सबने मिलन को बाहर निकलते देखा तो उनकी पलकें थोड़ी फड़क उठीं। सभी की भयभीत और घृणित निगाहों के नीचे मिलन दुष्टेश के बगल में खड़ा हुआ और लॉर्ड असुर को देखा। फिर वह हल्का मुस्कुराया। लॉर्ड असुर, मुझे डर है कि आपके द्वारा हम दोनों को हताहत होने देने वाले ऐसे क्रूर शब्द कहने का परिणाम उतना प्रभावी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसा परिणाम है जिसे हम में से कोई भी सहन करने को तैयार नहीं है। लॉर्ड असुर की आंखों में एक ठंडक चमकी जब उसने उदासीनता से मिलन को देखा। वर्तमान स्थिति में आप लोग कुछ साधन संपन्न हैं कि आप अपने साथ खड़े होने के लिए असंख्य संत शिखर और जकाल दल को खींचने में सक्षम हैं। ऐसा लगता है कि अब आपके महाहेवनलॉ डोमेन को घेरना असंभव है। मिलन ने अपना सिर घुमाया और उसकी विशैली दृष्टि ध्रुवांत की ओर गई जो लॉर्ड असुर के पीछे खड़ा था। उसने अपना हाथ लहराया और एक युद्ध इच्छा आकाश में उड़ी, जंजीरों का रूप धारण करते हुए जो केंद्र में खड़ी एक आकृति को बांध रही थी। नजदीक से देखने पर वह बेहोश हिमराज था, लेकिन अगर तुम लोग उसे बचाना चाहते हो तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम लोग कितने सक्षम हो। लॉर्ड असुर ने ठंडक से मिलन को देखते हुए उत्तर दिया, अगर तुम लोग युद्ध शुरू करना चाहते हो तो मेरा महाहेवनलॉ डोमेन तुम्हारा साथ देगा। मिलन ने अपनी आंखें नीचे झुका लीं और जारी रखा, मैं अपने शब्द पहले ही कह चुका हूं, इसलिए मुझे युद्ध से मत धमकाओ। हिमराज अब मेरे हाथों में है, मेरे लिए उसे मारना आसान है। उसे मारने के बाद यदि आपका महाहेवनलॉ डोमेन युद्ध शुरू करना चाहता है
तो मेरा अधोलोक महल कोई कमजोर नहीं है जिसे तुम लोग कुचल सको। उस समय हम देखेंगे कि अंत तक कौन हंस सकता है। मिलन भी एक निर्णायक व्यक्ति था और वह जानता था कि यदि युद्ध हुआ तो दोनों पक्षों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और महाहेवनलॉ डोमेन शायद अभी भी अकेले हिमराज के लिए उस तरह की कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त निर्णायक नहीं था। लॉर्ड असुर की आंखों में हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। मिलन को देखते हुए उसकी दृष्टि से पता चल रहा था कि वह उसे निगल जाना चाहता है और 7वें दर्जे के सम्राट का एक भयानक दबाव धीरे धीरे फैल गया। लेकिन लॉर्ड असुर का क्रोध भड़कने से पहले उसे ध्रुवांत ने रोक दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लॉर्ड असुर ने गहरी सांस ली, फिर अपने दिल में क्रोध को दबा लिया। ध्रुवांत ऊपर गया और क्षेत्र की हर दृष्टि उस पर टिक गई जब फुसफुसाहट गूंज उठी। क्या वह महाहेवनलॉ डोमेन का नया राजा ध्रुवांत है? 5वें दर्जे के सम्राट की अपनी शक्ति के साथ वह बस एक पिछली सीट पर है। क्या मजाक है? क्या तुम नहीं जानते थे कि मृत्यु खंडहर में ध्रुवांत ने महाहेवनलॉ डोमेन का नेतृत्व किया और सबसे बड़ा विजेता बना? न केवल उसने आकाश गहन महल के केशव का हाथ अपंग कर दिया, यहाँ तक कि लावण्या, जिसकी प्रसिद्धि हाल ही में बढ़ रही थी, उसके हाथों पीड़ित हुई। कहा जाता है कि ध्रुवांत भी एक युद्ध संरचना आचार्य है। मुझे आश्चर्य है कि कौन मजबूत है, वह या मिलन? इस क्षेत्र में सभी प्रकार की चर्चाएं फैल रही थीं, जिससे आकाश गहन महल के गिरीश के पीछे खड़े केशव का चेहरा पीला पड़ गया। विशेष रूप से ध्रुवांत को देखने वाली उसकी दृष्टि, वह ऐसा लग रहा था मानो वह उसे फाड़ देना चाहता हो। इसके विपरीत लावण्या का भाव शांत था जब उसने ध्रुवांत को देखा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उनकी पहली मुलाकात की तुलना में ध्रुवांत और भी खतरनाक हो गया था। स्पष्ट रूप से पिछले महीने में उसकी ताकत में भारी वृद्धि हुई थी। मिलन ने भी एक युद्ध संरचना आचार्य की विरासत प्राप्त की है और उसकी इच्छा साधना की विधि अत्यंत विचित्र है। इस अवधि में उसकी इच्छा लगातार बढ़ रही है और वह एक महान शत्रु है। मुझे यकीन नहीं है कि ध्रुवांत के जीतने की कितनी संभावना है। लावण्या की दृष्टि टिमटिमाई। वह एक बार मिलन से लड़ चुकी थी, इसलिए वह जानती थी कि वह कितना शक्तिशाली था। उस समय यदि उसे व्योम अमरिंद्र की पूरी विरासत नहीं मिली होती तो उसके लिए मिलन से बराबरी तक लड़ना मुश्किल होता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि हाल ही में मिलन द्वारा अपने लक्ष्यों के रूप में युद्ध इच्छा प्रतिभाओं की लगातार खोज के साथ उसकी इच्छा मजबूत होती दिख रही थी, जिससे लावण्या भयभीत थी। सभी चर्चाओं के बीच मिलन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने ध्रुवांत की आकृति को देखा, जिसके होठों पर मुस्कान फिर भी मुस्कान जैसी वक्रता लटकी हुई थी। तुम महाहेवनलॉ डोमेन के तथाकथित युद्ध इच्छा प्रतिभा ध्रुवांत हो, है ना? मिलन की भयानक दृष्टि का सामना करते हुए ध्रुवांत शांति से मुस्कुराया। अपने इरादे बताओ। यद्यपि मेरा महाहेवनलॉ डोमेन एक पूर्ण युद्ध की कीमत से भयभीत है, वही तुम लोगों के लिए भी सच है, जिसमें शायद तुम या दुष्टेश भी परिणाम भुगतने में सक्षम नहीं हो। मिलन ने थोड़ी चंचल मुस्कान दी। लगता है तुम एक समझदार व्यक्ति हो। मैंने सुना है कि मृत्यु खंडहर में तुमने दिव्य मंडप की एक टुकड़ी को पकड़ लिया था, जिससे दिव्य मंडप को उस टुकड़ी के लिए फिरौती देनी पड़ी थी, है ना? उसके शब्द सुनकर ध्रुवांत की काली पुतलियों में ठंडक की झलक कौंधी।
यह मिलन वास्तव में दुष्ट था कि उसने उनके महाहेवनलॉ डोमेन को बंधक के बदले पतित मूल गोलियों का उपयोग करने दिया। स्पष्ट रूप से यह तरीका सबके सामने उनके महाहेवनलॉ डोमेन को अपमानित करने के लिए था। दिव्य मंडप की दिशा में जब ईश्वर ने वे शब्द सुने तो उसने तुरंत भयानक रूप से ध्रुवांत को देखा और खुशी में हवा का एक कौर थूक दिया जब उसने उपहास किया, ध्रुवांत, हर कुत्ते का दिन आता है। फिर भी हिमराज एक छठे दर्जे का सम्राट विशेषज्ञ है। तुम्हारा महाहेवनलॉ डोमेन उसे 2 लाख पतित मूल गोलियों से कैसे छुड़ाएगा? मिलन ने अपनी आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, शैलेंद्र और बाकी लॉर्डों ने अपनी आंखें चौड़ी करके गर्जना की। लॉर्ड असुर का चेहरा भी पीला पड़ गया था जब उसने अंधकारमय रूप से मिलन को देखा। अगर मिलन के पास दुष्टेश नहीं होता जो उसी स्तर पर था, तो उसने बहुत पहले मिलन को मारने के लिए कार्रवाई की होती। इस क्षण अन्य सेनाएं अंदर ही अंदर अधोलोक महल पर होंठ चटका रही थीं। यदि महाहेवनलॉ डोमेन ने वास्तव में 2 लाख पतित मूल गोलियों की कीमत चुकाई, तो यह व्यावहारिक रूप से इस अवधि में उनकी पतित मूल गोलियों की फसल होगी। अंधकार महल का शायद व्यक्ति को सौंपने का कोई इरादा नहीं है। वे बस महाहेवनलॉ डोमेन को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह वे दिव्य मंडप को मृत्यु खंडहर के दौरान अपने अपमान का बदला लेने में भी मदद कर सकते हैं। वे महाहेवनलॉ डोमेन पर अत्याचार कर सकते हैं और दिव्य मंडप के साथ अच्छे पक्ष में आ सकते हैं। एक तीर से 2 शिकार। उनकी सेनाओं के कुछ शासकों ने अंदर ही अंदर आह भरी। जकाल दल और असंख्य संत शिखर ने कुछ नहीं कहा। कड़ाई से कहें तो वे महाहेवनलॉ डोमेन के साथ संबद्ध नहीं थे। उनके द्वारा महाहेवनलॉ डोमेन का समर्थन करने का कारण अन्य सेनाओं के साथ उनकी रंजिश थी। इसके अलावा वे दिव्य मंडप और अधोलोक महल, जिनके साथ उनकी रंजिश थी, को इतनी आसानी से महाहेवनलॉ डोमेन का सफाया करते हुए नहीं देखना चाहते थे। इस तरह वे व्यावहारिक रूप से अगले लक्ष्य होंगे। इसलिए वे महाहेवनलॉ डोमेन की मदद करने को तैयार थे यदि उन्हें कोई महत्वपूर्ण कीमत नहीं चुकानी पड़ती। लेकिन अगर यह उनकी क्षमता से अधिक हो गया तो वे केवल किनारे से देख सकते थे। हाँ, इस फिरौती की राशि के बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर तुम लोग इसे चुकाना नहीं चाहते हो तो तुम लोग आगे बढ़ सकते हो और जा सकते हो। लेकिन जिस क्षण तुम लोग मुड़ोगे, हिमराज की आत्मा अधोलोक में लौट आएगी। मिलन हंसा जब उसने ध्रुवांत को देखा और उसके पतले होठों पर एक भयानक मुस्कान उभरी। वास्तव में जैसा कि अन्य सेनाओं के कुछ प्रभुओं ने उम्मीद की थी, उन्होंने व्यावहारिक रूप से उम्मीद नहीं की थी कि महाहेवनलॉ डोमेन इतनी महंगी फिरौती चुकाएगा। लेकिन अगर महाहेवनलॉ डोमेन वास्तव में मुड़ गया तो मिलन का मतलब महाहेवनलॉ डोमेन के नाम को गंदा करना था। ध्रुवांत की काली पुतलियां ठंडी थीं जब उसने मिलन पर एक नजर डाली, फिर अपनी नजर हटा ली। उसके होंठ धीरे से हिले जब उसने आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपनी आवाज अन्य लॉर्डों की ओर प्रेषित की। जिस क्षण से वे अस्थि पर्वत श्रृंखला में आए थे, वे पहले से ही अधोलोक महल के जाल में थे। यदि वे अभी मुड़ जाते तो यह निश्चित रूप से उनके महाहेवनलॉ डोमेन की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका होता, जो कुछ ऐसा था जिसे अधोलोक महल देखने को तैयार था। वे उस क्षण से ही नुकसान में थे जब हिमराज को दूसरे पक्ष ने पकड़ लिया था, इस प्रकार पहल खो दी। इसलिए उनके लिए पासा पलटना आसान नहीं होगा।
ध्रुवांत के पीछे जब लॉर्डों ने उसकी आवाज सुनी तो उनके क्रोधित चेहरे धीरे धीरे शांत हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी चिंताएं लटकी हुई थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुवांत का इरादा थोड़ा खतरनाक था। लेकिन चाहे वे कोई भी रास्ता अपनाते, वे दूसरे पक्ष की योजनाओं में गिर रहे होते। लॉर्ड असुर की दृष्टि टिमटिमाई, फिर उसने अपना सिर हिलाया। ध्रुवांत, जब तक तुम आश्वस्त हो, तुम इसे संभाल सकते हो। उसके शब्द सुनकर ध्रुवांत ने अंदर ही अंदर राहत महसूस की, फिर लॉर्ड असुर की ओर हाथ जोड़े। मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। फिर वह मुड़ा और अपनी तेज दृष्टि मिलन की ओर निर्देशित की। जब मिलन ने उसकी दृष्टि देखी तो उसकी भौहें धीरे से फड़की। जब उसने उपहास किया तो, क्या तुम्हारी चर्चा समाप्त हो गई है? क्या तुम मुझे अपना निर्णय बता सकते हो? क्या तुम फिरौती चुकाओगे या चले जाओगे? ध्रुवांत ने मिलन को देखा और एक मुस्कान प्रकट हुई। 2 लाख पतित मूल गोलियां। जरूर, मेरा महाहेवनलॉ डोमेन भुगतान करेगा। सरसराहट। जिस क्षण वह बोला, इस क्षेत्र की हर एक सेना चकित रह गई। दिव्य मंडप, जकाल दल, आकाश गहन महल और अन्य शिखर सेनाएं सभी कुछ हद तक हतप्रभ थीं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत वास्तव में हिमराज के बदले 2 लाख पतित मूल गोलियां चुकाएगा। क्या वे पतित मूल गोलियों के महत्व को नहीं जानते थे? यदि पृथ्वी सम्राट क्षेत्र का खजाना खुल गया और उनके पास सील तोड़ने के लिए पर्याप्त पतित मूल गोलियां नहीं थीं, तो क्या महाहेवनलॉ शासक उन्हें माफ कर देगा? न केवल वे, बल्कि मिलन ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली थीं, एक क्षण बाद भयानक रूप से मुस्कुराने से पहले। कितना साहसी! तो मुझे आपको पतित मूल गोलियां सौंपने के लिए परेशान करना होगा। मैं स्वाभाविक रूप से पतित मूल गोलियां सौंप दूंगा। ध्रुवांत ने मिलन को देखा जब उसके होठों का कोना एक वक्र में ऊपर उठा। लेकिन चूंकि तुम लोग खेलना चाहते हो, तो हम कुछ बड़ा क्यों नहीं खेलते? या क्या तुम्हारा अधोलोक महल कचरे का ढेर है जो केवल चूहे की तरह छोटे साधनों का उपयोग करना जानता है? या क्या तुम्हारे जैसा एक गुमनाम चूहा पर्याप्त साहसी नहीं है? यद्यपि ध्रुवांत के शब्द लापरवाही से बोले गए थे, वे निस्संदेह गड़गड़ाहट की तरह थे जिसने अधोलोक महल के हर विशेषज्ञ को क्रोधित कर दिया। मिलन का चेहरा भी विकृत हो गया था, क्योंकि जिस चीज से वह सबसे ज्यादा नफरत करता था वह थी कोई उसे गुमनाम व्यक्ति कह रहा था। यद्यपि यह सच था, यह उसके इसे सहन करने के कारण था कि वह एक युद्ध संरचना आचार्य बन सका। सिर्फ इस दिन के लिए उसने बहुत सारे अपमान सहे थे। तो अंत में एक युद्ध संरचना आचार्य बनने के बाद वह फिर से ऐसा अपमान कैसे सहने को तैयार था? इस प्रकार मिलन ने ध्रुवांत को देखने से पहले एक गहरी सांस ली थी और उसके होठों के कोने पर लटकी मुस्कान धीरे धीरे शातिर हो गई। चाहे तुम कैसे भी खेलना चाहो, मेरा अधोलोक महल तुम्हारा साथ देगा। इस समय ध्रुवांत ने अधोलोक महल के लिए पीछे हटने का रास्ता भी काट दिया था। यदि वे इसके लिए सहमत नहीं होते तो आज जिसकी प्रतिष्ठा बर्बाद होती वह वे होते। जब ध्रुवांत ने मिलन के शब्द सुने तो उसकी दृष्टि तुरंत तेज हो गई। जब उसने अपना सिर उठाया और मिलन की ओर इशारा किया, उसका हर एक शब्द गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा जो सबके कानों में गूंज उठा। तुम और मैं लड़ते हैं, जो हारेगा वह 4 लाख पतित मूल गोलियां चुकाएगा। जिस क्षण उसने वे शब्द बोले, अनगिनत विशेषज्ञों ने ठंडी हवा का एक कौर अंदर खींचा।
ध्रुवांत वास्तव में दोनों पक्षों को पीछे न हटने के रास्ते पर धकेलने के लिए शातिर था। इस बार अधोलोक महल ने वास्तव में एक धातु की प्लेट पर लात मारी थी। एपिसोड 909 एक बड़ा दाग। जब मिलन धीरे धीरे लॉर्ड दुष्टेश के पीछे से बाहर निकला तो अनगिनत निगाहें तुरंत उसके शरीर पर टिक गईं। ये नजरें सदमे और डर से भरी थीं। 1 महीने पहले बहुत से लोगों ने मिलन का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अब उसका नाम कई शीर्ष शक्तियों के बराबर प्रसिद्ध था। सभी सेनापतियों में से जो युद्ध इच्छा को नियंत्रित कर सकते थे और उसके दुश्मन थे, लावण्या के अलावा कहा जाता था कि उन्होंने युद्ध इच्छा में हेरफेर करने की अपनी प्रतिभा खो दी थी और इस प्रकार अब वे अमान्य थे। ऐसे शातिर परिणामों के सामने आज के उल्कापात युद्ध क्षेत्र में विभिन्न शक्तियों के युद्ध इच्छा के प्रतिभाशाली युवा नेदरवर्ल्ड पैलेस के मिलन से सबसे ज्यादा भयभीत थे। वे जानते थे कि एक बार युद्ध इच्छा में हेरफेर करने की उनकी प्रतिभा समाप्त हो गई तो उनकी संबंधित शक्तियों में उनकी स्थिति भी नाटकीय रूप से गिर जाएगी। वे परिणाम बहुत भयानक थे। इसलिए जब कई शक्तियों ने मिलन को देखा तो उनकी पलकें फड़क उठीं। घृणा और भय से भरी अनगिनत निगाहों की जांच के तहत मिलन लॉर्ड दुष्टेश के पास खड़ा था। उसने लॉर्ड असुरा को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। लॉर्ड असुरा, ऐसे अवसर पर आपके द्वारा हमें एक साथ नीचे खींचने की धमकी देने का प्रभाव उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप परिणाम भुगतने में असमर्थ हैं। लॉर्ड असुरा की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसने उदासीनता से मिलन को देखा। आज आपने खुद को पवित्र पर्वत और जकाल दल के साथ जोड़ लिया है, इसलिए ऐसा लगता है कि डालुओ क्षेत्र को घेरना और नष्ट करना असंभव है। मिलन ने अपना सिर झुकाया, जबकि उसकी आंखें सांप की तरह ठंडी थीं। उसकी नजर लॉर्ड असुरा के पीछे खड़े ध्रुवांत की ओर निर्देशित थी। अपनी आस्तीन लहराते हुए पाताल महल सेना से युद्ध इच्छा की एक राजसी आभा आकाश में उड़ गई। युद्ध की इच्छा ऐसी महसूस हुई जैसे युद्ध की जंजीरों में बदल गई हो और उसके बीच में एक छाया कसकर बंधी हुई थी। वह छाया लॉर्ड हिमराज की थी, जो बेहोश अवस्था में थे। यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो देखें कि क्या आप में ऐसा करने की क्षमता है। लॉर्ड असुरा ने मिलन को ठंडक से घूरते हुए चुनौती दी। यदि आप युद्ध चाहते हैं तो डालुओ क्षेत्र खुशी खुशी आपसे मुकाबला करेगा। मिलन ने नीचे देखा और धीमी आवाज में कहा, मैंने पहले ही कह दिया है, इसलिए आपको अब युद्ध की धमकी देने की जरूरत नहीं है। अब जब लॉर्ड हिमराज मेरे नियंत्रण में है तो मैं उसे सहजता से मार सकता हूं। मेरे उसे मारने के बाद यदि डालुओ क्षेत्र युद्ध शुरू करना चाहता है तो बस याद रखें कि पाताल महल भी कोई कमजोर नहीं है। हम देखेंगे कि अंतिम हंसी किसकी होती है। मिलन स्पष्ट रूप से एक निर्दयी व्यक्ति था। वह जानता था कि कुछ परिस्थितियों में दोनों पक्षों को युद्ध शुरू करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और लॉर्ड हिमराज के लिए डालुओ क्षेत्र ऐसी भारी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो सकता है। लॉर्ड असुरा की निगाहें जानलेवा इरादे से भरी थीं। उसने मिलन की आंखों में देखा जैसे वह उसे पूरा निगल जाना चाहता हो। 7वें दर्जे के अधिपति की आध्यात्मिक ऊर्जा का भयावह दमनकारी आभामंडल धीरे धीरे उससे निकलने लगा। हालांकि लॉर्ड असुरा का क्रोध पूरी तरह से फूटने से पहले ध्रुवांत ने उसे रोक लिया। वह ऐसा उस क्षण कर पाया जब उनकी आंखें मिलीं।
लॉर्ड असुरा ने अपने दिल में क्रोध को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली, जबकि ध्रुवांत ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही ध्रुवांत आगे आया, कई आंखें उस पर टिक गईं, जिसके बाद कुछ फुसफुसाहट हुई। वह डालुओ क्षेत्र का नया लॉर्ड है, जिसका नाम ध्रुवांत है। 5वें दर्जे के अधिपति की शक्ति विभिन्न लॉर्डों में अंतिम स्थान पर है। क्या मजाक है? लेकिन जो आप नहीं जानते वह यह है कि एक बार मृत्यु अवशेष में ध्रुवांत ने डालुओ क्षेत्र की सेना का नेतृत्व सबसे बड़े विजेता बनने के लिए किया था। उस दौरान भी न केवल भागदवार हॉल के युद्ध इच्छा के प्रतिभाशाली केशव ने एक हाथ खो दिया था, बल्कि प्रसिद्ध लावण्या के दोनों हाथों में भी चोटें आई थीं। कहा जाता है कि यह ध्रुवांत भी एक युद्ध दल प्रेषक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मिलन की तुलना में कैसा है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कई आवाजें फैलीं, लेकिन हंगामे ने भागदवार हॉल के गिरीश और केशव के चेहरों को गुस्से से विकृत कर दिया। केशव ने ध्रुवांत को घूरा, उसका चेहरा नफरत से भरा था। उसने ध्रुवांत को ऐसे घूरा जैसे वह ध्रुवांत को टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हो। लावण्या का भाव हालांकि अधिक शांत था। उसने अपनी सुंदर आंखों से ध्रुवांत को देखा। वह किसी तरह महसूस कर सकती थी कि ध्रुवांत पहले से ज्यादा खतरनाक था। जाहिर है, इस पिछले महीने में ध्रुवांत की ताकत में काफी सुधार हुआ था। मिलन ने भी एक युद्ध दल प्रेषक की विरासत प्राप्त की है, और मानस शक्ति तकनीक जो वह अभ्यास करता है वह असाधारण रूप से अपरंपरागत लगती है। इस अवधि के दौरान उसकी मानस शक्ति परिपक्व हो रही है। इस प्रकार वह अब एक बड़ा दुश्मन है। यह अनिश्चित है कि ध्रुवांत उसके खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेगा। लावण्या की निगाहें टिमटिमाईं। वह पहले मिलन से भिड़ चुकी थी, इसलिए वह बहुत स्पष्ट थी कि बाद वाले से निपटना कितना चुनौतीपूर्ण था। यदि उसने स्वर्गीय व्यूह सम्राट व्योम अमरिंद्र की पूरी विरासत प्राप्त नहीं की होती तो उसके लिए मिलन के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मिलन लगातार किसी भी उभरते हुए युद्ध इच्छा के प्रतिभाशाली युवाओं को निशाना बना रहा था, क्योंकि उसकी मानस शक्ति तेजी से मजबूत हो रही थी। इसने लावण्या को विशेष रूप से उसके प्रति सतर्क बना दिया। फुसफुसाहट भरी आवाजों के बीच मिलन ने अपनी आंखें सिकोड़कर ध्रुवांत की छाया को घूरा। फिर उसने तुरंत अपने होठों को एक मुस्कुराहट में बदल दिया और कहा, तुम कथित तौर पर डालुओ क्षेत्र के युद्ध इच्छा के प्रतिभाशाली हो। तुम्हारा नाम ध्रुवांत है। मिलन की बेचैन करने वाली और सर्द निगाहों का सामना करते हुए ध्रुवांत शांति से मुस्कुराया और कहा, मुझे बताओ कि तुम वास्तव में क्या करने वाले हो। हालांकि डालुओ क्षेत्र एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध से डरता है, तुम या लॉर्ड दुष्टेश समान रूप से युद्ध की कीमत वहन करने के योग्य नहीं हो। मिलन मुस्कुराया और चंचलता से कहा, ऐसा लगता है कि तुम एक समझदार आदमी हो। मैंने सुना है कि मृत्यु अवशेष में तुमने दिव्य मंडप की सेना पर कब्जा कर लिया था, फिर अंत में उन्हें उल्कापात रसगोलियां के साथ अपनी सेना को पुनः प्राप्त करने दिया। जब ध्रुवांत ने यह सुना तो उसकी काली आंखों में एक सर्द चमक कौंधी। यह मिलन वास्तव में शातिर था, क्योंकि उनका इरादा डालुओ क्षेत्र को सभी शीर्ष शक्तियों के सामने उल्कापात रसगोलियां के साथ अपने आदमी को पुनः प्राप्त करने के लिए मजबूर करना था। यह स्पष्ट रूप से नायकों के सामने उन्हें अपमानित करने के लिए किया गया था। दिव्य मंडप की दिशा में ईश्वर ने सुना, फिर तुरंत ध्रुवांत को ठंडक से देखा। उसने एक प्रसन्न सांस छोड़ी और उपहास किया, ध्रुवांत, आज तुम्हें अपमानित किया गया है।
यह लॉर्ड हिमराज छठे दर्जे का अधिपति है, इसलिए मुझे लगता है कि वह डालुओ क्षेत्र द्वारा उसके बदले में 2 लाख उल्कापात रसगोलियां का उपयोग करने लायक है। मिलन मुस्कुराया। तुम मौत मांग रहे हो, लॉर्ड शैलेंद्र दहाड़ा, जबकि अन्य सभी ने उसे घूरा। यदि लॉर्ड दुष्टेश, जो समान शक्ति का था, उसके पीछे खड़ा नहीं होता, तो उसने मिलन को मार डाला होता। उपस्थित बाकी दल बस विस्मय में युद्धरत शक्तियों को देख सकते थे, क्योंकि वे पाताल महल की अत्यधिक मांग पर चौंक गए थे। यदि उन्होंने वास्तव में ये 2 लाख उल्कापात रसगोलियां का भुगतान किया, तो डालुओ क्षेत्र ने उल्कापात रसगोलियां इकट्ठा करने के लिए जो प्रयास किया था वह व्यर्थ हो गया होता। पाताल महल का व्यक्ति को सौंपने का कोई इरादा नहीं लगता है। वे बस इस अवसर का उपयोग डालुओ क्षेत्र को अपमानित करने के लिए करना चाहते हैं। इस तरह दिव्य मंडप को मृत्यु अवशेष से मिले अपमान का बदला मिल जाता है। इस प्रकार वे तब डालुओ क्षेत्र को दबा सकते हैं और दिव्य मंडप की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक तीर से 2 शिकार। ये वे विचार हैं जो अन्य शक्तियों के नेता अपने आप में सोच रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी में जकाल दल और पवित्र पर्वत ने इस समय बात नहीं की। आखिरकार वे वास्तव में डालुओ क्षेत्र के साथ अटूट सहयोगी नहीं थे। अब वे डालुओ क्षेत्र का समर्थन करेंगे, सिर्फ इसलिए कि उनकी अन्य विरोधी शक्तियों के साथ कुछ दुश्मनी और नाराजगी थी, और वे डालुओ क्षेत्र को, जिसका दिव्य मंडप और पाताल महल के साथ झगड़ा था, इतनी आसानी से नष्ट होते नहीं देखना चाहते थे। यदि पाताल महल नष्ट हो गया, तो इन दुर्जय शक्तियों का सामना करने की बारी उनकी होगी। इस प्रकार बहुत अधिक कीमत चुकाए बिना वे डालुओ क्षेत्र की मदद करने को तैयार थे। लेकिन वे केवल एक निश्चित बिंदु तक ही मदद कर सकते थे, क्योंकि एक बार यह उनके साधनों से परे हो गया तो वे केवल दर्शक बन सकते थे। हाँ, फिरौती के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम्हें इसे चुकाने का मन नहीं है तो बस चले जाओ। लेकिन बस इतना जान लो कि जैसे ही तुम मुड़ोगे, मुझे डर है कि लॉर्ड हिमराज की आत्मा अधोलोक चली जाएगी। मिलन हंसा और ध्रुवांत को देखा। उसके पतले होंठ एक मुस्कान में मुड़े हुए थे। वास्तव में, जैसा कि कुछ शक्तियों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि डालुओ क्षेत्र इतनी महंगी फिरौती चुकाएगा। इसके अलावा, यदि डालुओ क्षेत्र मुड़कर चला गया, तो मिलन के पास उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के साधन थे। ध्रुवांत की काली आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसने मिलन को देखा, फिर अपनी नजरें हटा लीं। उसने फिर अपने होंठ थोड़े हिलाए, आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपने पीछे के लॉर्ड्स को एक गुप्त संदेश दिया। जिस क्षण वे कंकाल कटक पर पहुंचे थे, वे पहले ही जाल में फंस चुके थे। यदि वे अब मुड़कर चले जाते, तो यह उनकी प्रतिष्ठा और स्थिति के लिए एक बड़ा झटका होता, जो कि ठीक वही था जो पाताल महल चाहता था। वे तब नुकसान में थे जब लॉर्ड हिमराज को पकड़ लिया गया था, जिसके कारण उन्होंने पहले प्रहार करने का अवसर खो दिया था। इस प्रकार अब स्थिति को पलटना आसान नहीं था। ध्रुवांत के पीछे जब लॉर्ड शैलेंद्र, कालिका और अन्य लोगों ने ध्रुवांत का संदेश सुना, तो उनका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन वे अभी भी हिचकिचा रहे थे, क्योंकि ध्रुवांत की योजना कुछ खतरनाक थी। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भले ही वे आगे बढ़े या पीछे हटें, वे फिर भी दूसरी पार्टी के जाल में फंसे हुए थे। लॉर्ड असुरा की आंखें टिमटिमाईं। एक क्षण के बाद उसने अचानक अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा,
ध्रुवांत, यदि तुम आश्वस्त हो तो हम इसे तुम पर छोड़ देंगे। जब ध्रुवांत ने यह सुना तो उसने राहत की एक शांत सांस ली। उसने लॉर्ड असुरा पर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसने अपना सिर घुमाया, फिर मिलन पर एक तेज चाकू जैसी नजर डाली। जब बाद वाले ने उसकी आंखें देखीं तो उसने अपनी भौहें उठाईं और उपहास किया, क्या तुमने एक दूसरे से सलाह ली है और कोई निर्णय लिया है? अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उसे छुड़ाने का इरादा रखते हो या जाने का? ध्रुवांत ने मिलन को घूरा। उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने कहा, 2 लाख उल्कापात रसगोलियां है ना? ठीक है, हम दालुओ क्षेत्र इसका भुगतान करेंगे। इस बयान ने उस स्थान की सभी शक्तियों को चौंका दिया। दिव्य मंडप, जकाल दल, भागदवार हॉल और अन्य सभी शीर्ष शक्तियां स्तब्ध रह गईं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुवांत वास्तव में लॉर्ड हिमराज के बदले 2 लाख उल्कापात रसगोलियां का उपयोग करेगा। उन सभी के सिर में कई विचार घूम रहे थे। क्या वे नहीं जानते थे कि उल्कापात रसगोलियां कितनी महत्वपूर्ण थीं? दालुओ क्षेत्र का अधिपति उन्हें कैसे माफ कर सकता था? यदि पार्थिव अधिपति गुप्त खजाना खुलता और उनके पास सील तोड़ने के लिए पर्याप्त उल्कापात रसगोलियां नहीं होती। यहाँ तक कि मिलन की पुतलियां भी थोड़ी सिकुड़ गईं। एक क्षण बाद वह मुस्कुराया और कहा, यह बहुत साहस दिखाता है। अब मुझे आपको पहले उल्कापात रसगोलियां सौंपने के लिए परेशान करना होगा। बेशक, मैं स्वाभाविक रूप से उल्कापात रसगोलियां सौंप दूंगा। ध्रुवांत ने मिलन को घूरा, लेकिन उसके मुंह के कोने धीरे धीरे एक चाप में मुड़ गए। उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन अगर तुम खेलना चाहते हो तो इसे एक बड़ा दांव क्यों न बनाया जाए? क्या तुम पाताल महल के मूर्ख केवल इस तरह के घृणित चालों का सहारा ले सकते हो, जैसे चूहे छाया में छिपे हों? या मुझे कहना चाहिए, तुम जो पहले एक गुमनाम व्यक्ति थे, क्या तुम में निष्पक्ष रूप से खेलने का साहस नहीं है? ध्रुवांत के शब्द शांत और संयमित होते हुए भी निस्संदेह एक प्रभावशाली प्रहार थे, जिसने कई लोगों को वज्रपात से स्तब्ध कर दिया और क्रोध से उबलने लगे। मिलन का चेहरा कुछ विकृत था, क्योंकि वह जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह करता था वह उसकी छवि थी। इस दिन के लिए उसने बहुत अपमान सहा था, और अब जब वह एक युद्ध दल प्रेषक बन गया था तो वह बिल्कुल भी कोई और अपमान सहन नहीं करेगा। इस प्रकार मिलन ने एक गहरी सांस ली। उसने ध्रुवांत को देखा, उसकी मुस्कान भयंकर हो गई। आज तुम जैसे भी खेलना चाहो, मेरे मेहमान बनो। हम पाताल महल इसे अंत तक खेलेंगे। इस बिंदु पर ध्रुवांत भी पाताल महल को एक कोने में धकेल रहा था, जैसे कि अगर वे सहमत नहीं होते तो उनकी प्रतिष्ठा नष्ट होने की बारी उनकी होती। जब ध्रुवांत ने मिलन के शब्द सुने तो उसकी नजर एक पल के लिए तेज हो गई। उसने अपना सिर उठाया और मिलन की ओर इशारा किया। उसकी आवाज हर किसी के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। हम लड़ेंगे। जो कोई भी हारेगा उसे 4 लाख उल्कापात रसगोलियां छोड़नी होंगी। यह बयान सुनकर अनगिनत शक्तिशाली लोग अविश्वास में हाँफ उठे। इस ध्रुवांत के पास वास्तव में क्रूर साधन थे, क्योंकि ऐसी रणनीति दोनों पक्षों को एक महत्वपूर्ण अंतिम खेल में मजबूर कर देगी। पाताल महल वास्तव में इस बार एक दुर्जय शत्रु से भिड़ गया था। एपिसोड 910 दानव भक्षण कला। इस क्षेत्र में हिंसक युद्ध इच्छा एक तूफान की तरह कहर बरपा रही थी, जिसके प्रभाव से आसपास के पहाड़ कांप रहे थे। बड़े बड़े पत्थर लगातार गिर रहे थे,
जिससे नीचे की जमीन छेदों से भर गई थी। क्षितिज पर दो आकृतियां खड़ी थीं क्योंकि वे एक दूसरे का सामना कर रही थीं। उन दोनों के पीछे युद्ध इच्छा के दो विशाल महासागर थे जो शक्तिशाली दमन का उत्सर्जन कर रहे थे, जिससे कोई भी छठे दर्जे का अधिपति भयभीत हो जाता। अन्य सभी शक्तियों के चेहरे गंभीर थे जब उन्होंने क्षितिज में टकराव को देखा। युद्ध संरचना गुरुओं, युद्ध दल प्रेषकों के बीच इस तरह का टकराव उत्तरी क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ था। आखिरकार उत्तरी क्षेत्र में बहुत कम युद्ध संरचना गुरु थे। यद्यपि अतीत में उत्तरी क्षेत्र में युद्ध संरचना गुरु थे, वे सभी अंत में चले गए थे, उत्तरी क्षेत्र से बड़े क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन क्षेत्रों में वे बेहतर संसाधन प्राप्त कर सकते थे। यद्यपि उत्तरी क्षेत्र कई लोगों की नज़र में अत्यंत विशाल था, यह महाविधान महाद्वीप ग्रेट लॉ कॉन्टिनेंट का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, जो लिवीरिया ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के 10 प्रमुख महाद्वीपों में से एक था। वह साथ ही वास्तव में एक युद्ध संरचना गुरु बन गया। दिव्य मंडप की दिशा में ईश्वर का भाव अंधेरा था जब उसने ध्रुवांत के पीछे उमड़ती युद्ध इच्छा को देखा। उस समय जब वह ड्रैगन फीनिक्स स्थल में ध्रुवांत से मिला था, तो बाद वाला उसके द्वारा बहुत महत्व दिए जाने के योग्य भी नहीं था। यहाँ तक कि अंत में भी यह केवल इसलिए था क्योंकि ध्रुवांत को अग्निश्वर की बेटी की मदद मिली थी। इस प्रकार वह ड्रैगन फीनिक्स स्थल में सबसे बड़ा लाभार्थी बनने में सक्षम था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वे फिर से मिलेंगे तो जिस व्यक्ति को वह अतीत में छोटा समझ सकता था, वह पहले से ही उसका सामना कर सकता था। और अब जब ध्रुवांत एक युद्ध संरचना गुरु बन गया था, ध्रुवांत उसे युद्ध इच्छा की शक्ति से धूल चटा सकता था। लावण्या ने शांत भाव से इस दृश्य को देखा। यद्यपि ध्रुवांत ने व्योम अमरिंद्र की विरासत प्राप्त नहीं की थी, उसने नवक्लेश युद्ध सम्राट की विरासत प्राप्त की थी, जो और भी दुर्जेय थी। भले ही विरासत पूरी न हो, लेकिन अपूर्ण होने का दोष थोड़े समय में प्रकट नहीं होगा। वह ध्रुवांत वास्तव में एक प्रतिभाशाली युवक है। ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच की लड़ाई दिग्गजों के बीच एक भयंकर लड़ाई होगी। लेकिन यह भी अच्छा है। इस लड़ाई में दोनों में से एक निश्चित रूप से घायल होगा, जो हमारे दिव्य मंडप के लिए काफी अच्छी खबर है। लॉर्ड स्वर्गनाग धीमी गति से इस दृश्य को देख रहा था। वह स्वाभाविक रूप से डालुओ क्षेत्र और पाताल महल के बीच टकराव को देखने के लिए तैयार था। यद्यपि डालुओ क्षेत्र के साथ उनके मतभेद थे, वे पाताल महल के साथ भी उतने सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। आइए देखें कि युद्ध संरचना गुरुओं के बीच इस लड़ाई में अंत तक कौन हंसता रहेगा। तुम वास्तव में एक युद्ध संरचना गुरु बन गए हो। मिलन आकाश में खड़ा था जब उसने ठंडी निगाहों से ध्रुवांत को देखा, फिर शातिर तरीके से हंसा। तो ऐसा ही हो। मुझे आश्चर्य है कि एक युद्ध संरचना गुरु की इच्छा शक्ति को निगलने के बाद मेरी इच्छा शक्ति में कितना सुधार होगा। जैसे ही उसने कहा, उसने हवा पर पैर पटका, जिससे अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हुआ। उसके पीछे युद्ध इच्छा का एक असीम महासागर गर्जना कर रहा था और हर कोई उमड़ते युद्ध इच्छा के महासागर से तेजी से फैलते एक शक्तिशाली दमन को महसूस कर सकता था। ज्वार की लहरें युद्ध इच्छा के महासागर पर लुढ़कती हुई प्रतीत हो रही थीं। इसके केंद्र में एक भंवर बन गया था और उसमें एक विशाल काली खोपड़ी को धीरे धीरे उठते हुए देखा जा सकता था। काली खोपड़ी घने रूप से भरे हुए रूर से भरी हुई थी। उसकी पिचकाली पुतलियां टिमटिमाईं।
दूर से देखने पर यह नरक से आए एक दानव की तरह लग रहा था, जिससे ऐसी तरंगें निकल रही थीं जो दूसरों को भयभीत कर रही थीं। जब काली खोपड़ी का सिर प्रकट हुआ तो हर एक शक्ति के भावों में बदलाव आया। उन्हें निश्चित रूप से इस काली खोपड़ी द्वारा दिए जा रहे खतरे को महसूस करना चाहिए था। क्या यह मिलन की युद्ध इच्छा की आत्मा है? कुछ विशेषज्ञों ने गंभीर भाव धारण किया, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकते थे कि मिलन द्वारा बनाई गई युद्ध इच्छा की आत्मा उनकी सेनाओं की युद्ध इच्छा की आत्माओं से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। यह एक युद्ध संरचना गुरु की शक्ति थी। उनके हाथों में एक हिंसक युद्ध इच्छा ऐसी भयानक शक्ति प्रदर्शित कर सकती थी। मृत्यु युद्ध किरण मिलन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी जब उसने सीलश बनाई। काली खोपड़ी के सिर ने अपना मुंह खोला और लगभग 100 फीट लंबी एक पिचकाली प्रकाश किरण निकली। किरण के रास्ते में अंतरिक्ष तुरंत बिखर गया था। यह शांत था, फिर भी यह भयानक विनाशकारी शक्ति से भरा था। जब युद्ध इच्छा की आत्मा का निर्माण हुआ तो उसकी शक्ति 1 गुना से अधिक बढ़ गई थी। प्रकाश किरण सरल दिखती थी, लेकिन शक्ति पहले के ब्लेड से भी अधिक भयंकर थी। प्रकाश किरण ध्रुवांत की आंखों से तेजी से फैली और उसने अचानक अपने हाथ एक साथ रख दिए। धड़ाम! बस एक पल में काली प्रकाश किरण ध्रुवांत के सामने फट गई थी। जैसे ही काली प्रकाश किरणें बह गईं, इसने ध्रुवांत की छाया को निगल लिया था। अंतरिक्ष भी इससे तरंगित और विकृत हो गया था। असंख्य विशेषज्ञ घबराहट से इस दृश्य को देख रहे थे। क्या ध्रुवांत मिलन के बिजली के बोल्ट जैसे हमले की चपेट में आ गया था? मिलन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने उस स्थान को देखा जहां काली रोशनी फैल रही थी। अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जैसे ही एक शक्तिशाली आंधी बह गई, काली रोशनी तुरंत छंट गई। काली प्रकाश किरण के पीछे ध्रुवांत शांति से युद्ध इच्छा की एक विशाल हथेली के साथ खड़ा था, जो रूर से ढकी हुई थी। उसके सामने एक ढाल के रूप में काम कर रही थी। मिलन का वह शक्तिशाली हमला स्पष्ट रूप से युद्ध इच्छा की इस हथेली द्वारा रोक दिया गया था। क्या वह विशाल हथेली ध्रुवांत द्वारा 5 सेनाओं की युद्ध इच्छा से बनाई गई युद्ध इच्छा की आत्मा है? उस पर रूर की संख्या काफी चौंकाने वाली लगती है। कई विशेषज्ञों ने इस दृश्य को देखा और अपने दिलों में थोड़ा चौंक गए। ध्रुवांत की काली पुतलियां दूर मिलन पर टिकी हुई थीं, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की चमक थी। विशाल युद्ध इच्छा की आत्मा हथेली, जो लगभग 1000 फीट की थी, फट गई और मिलन के ऊपर प्रकट हुई, इससे पहले कि वह बेरहमी से और भारी रूप से नीचे गिरती। यह बिना किसी फैंसी चाल के एक साधारण हथेली थी। विशाल हथेली पर असंख्य रूर टिमटिमा रहे थे, क्योंकि भयानक युद्ध इच्छा बह गई थी। यह आकाश से उतरे एक विशाल पर्वत की तरह था और इसकी शक्ति अंतरिक्ष को भी चकनाचूर कर सकती थी। ऐसा हमला कुछ ऐसा था जिससे 6ठे दर्जे के अधिपति को भी पूरी ताकत से निपटना पड़ता। हालांकि मिलन ने इस हमले पर ठंडक से नाक सिकोड़ ली और अपने पैर पटके। उसके पीछे की काली खोपड़ी ने अपना शातिर मुंह खोला, इससे पहले कि वह एक तेज कानभेदी चीख निकालती। भनभनाहट, भनभनाहट। काली दृश्य ध्वनि तरंगे फैलीं और हर एक तरंग में एक भयानक ऊर्जा थी जो हिंसक रूप से फट गई जब विशाल युद्ध इच्छा हथेली नीचे उतरी। विस्फोटों के तहत विशाल हथेली आगे नहीं उतर सकी। अपना हमला बाधित होने पर
ध्रुवांत की निगाहें टिमटिमाईं और उसके दोनों हाथ तेजी से जुड़ गए। उसके पीछे युद्ध इच्छा के महासागर से युद्ध इच्छा की अनगिनत किरणें निकलीं, इससे पहले कि वे क्षितिज के माध्यम से फुफकारतीं और मिलन और उसके पीछे की सेना को घेर लेतीं। यह एक अत्यंत राजसी हमला था। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुमसे युद्ध इच्छा की लड़ाई में प्रतिस्पर्धा करने से डरूंगा? ध्रुवांत के इतने बड़े हमले का सामना करते हुए मिलन ने कोई डर नहीं दिखाया और ठंडक से उपहास किया, इससे पहले कि उसने अचानक अपना हाथ नीचे लहराया। उसके पीछे युद्ध इच्छा के महासागर से युद्ध इच्छा की लहरें तेजी से उठीं और फिर असंख्य फीट की लहरों की परतों में बदल गईं जो अंतरिक्ष में लुढ़क गईं और हर दिशा से घिरी युद्ध इच्छा की किरणों से टकराईं। धूम धूम धूम। आकाश में ऊपर युद्ध इच्छा की दो भयानक शक्तियों के टकराव ने विशाल क्षितिज को आधा कर दिया। उस टकराव के बिंदु पर 10,000 फीट लंबी एक दरार खुल गई थी। सभी शक्तियां चौंक गई थीं जब उन्होंने हिंसक टकराव देखा। यहां तक कि एक शिखर छठे दर्जे के अधिपति क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी इस स्तर तक पहुंचने में कठिनाई होती, जिसने कुछ विशेषज्ञों को विस्मय में डाल दिया। साधना के संदर्भ में ध्रुवांत केवल 5वें दर्जे का अधिपति क्षेत्र था, जबकि मिलन चौथे दर्जे का अधिपति क्षेत्र था। यदि यह एक सामान्य समय होता तो उनके लिए छठे दर्जे के अधिपतियों का सामना करना असंभव होता। लेकिन अभी युद्ध इच्छा की सहायता से छठे दर्जे का अधिपति भी उनसे भयभीत होता। युद्ध इच्छा की गहनता वास्तव में विस्मयकारी थी। लावण्या, तुम्हें क्या लगता है कि उनमें से किसके जीतने की संभावना अधिक है? दिव्य मंडप की दिशा में लॉर्ड स्वर्गनाग ने आकाश को देखा जो हिंसक युद्ध इच्छाओं से ढका हुआ था और अपने बगल में लावण्या से पूछा। यद्यपि लॉर्ड स्वर्गनाग 7वें दर्जे का अधिपति क्षेत्र का विशेषज्ञ था, उसकी आंखों में डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन वह युद्ध इच्छा की गहन ऊर्जाओं से परिचित नहीं था। इसलिए उसके लिए यह देखना असंभव था कि उनमें से ध्रुवांत या मिलन में से कौन ऊपरी हाथ हासिल कर सकता है। लावण्या ने संक्षिप्त रूप से विचार किया, फिर बोली, युद्ध इच्छा की मात्रा के आधार पर मिलन द्वारा बनाई गई युद्ध इच्छा की आत्मा में कुल 11,000 रूढ़ हैं, जबकि ध्रुवांत के पास केवल 10,500 रूढ़ हैं। उनके बीच का अंतर अत्यंत छोटा है, इसलिए यदि यह पूरी तरह से युद्ध इच्छाओं के बीच की लड़ाई पर आधारित है तो विजेता का निर्धारण करना मुश्किल है। लेकिन वे दोनों साधारण शख्सियत नहीं हैं, इसलिए उनके पास स्वाभाविक रूप से अभी भी अपनी आस्तीन में छिपे हुए साधन हैं। इसलिए यह उनके छिपे हुए साधनों पर निर्भर करेगा कि विजेता कौन होगा। जब लॉर्ड स्वर्गनाग ने उसके शब्द सुने तो उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और आकाश में ऊपर टकराव की ओर अपनी नजरें घुमाता रहा। धड़ाम। विस्मय की अनगिनत निगाहों के नीचे आकाश में टकराव लगभग कुछ मिनटों तक चला और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। स्पष्ट रूप से उन दोनों ने महसूस किया था कि इस डिग्री के हमले से जीत हासिल करना उनके लिए असंभव था। तुम्हारे पास आखिरकार कुछ साधन हैं, लेकिन तुम जितने शक्तिशाली हो उसका मतलब है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति उतनी ही स्वादिष्ट है। इसलिए आज मैं निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छा शक्ति चाहूंगा। मिलन ने अपनी जीभ होठों पर फेरी और उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। अगले ही पल उसने एक शातिर मुस्कान दी। लेकिन वार्म अप खत्म हो गया है।
मैं तुम्हारी इच्छा शक्ति को निगलने के लिए पहले से ही उत्सुक हूँ। मिलन की आवाज के साथ उसकी निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं और उसके हाथों ने सीलश बदल दी, एक विचित्र सील बना ली। जब सील बन गई तो उसके मुंह से धीरे धीरे एक ठंडी आवाज आई। दानवभक्षण कला, दानवभक्षण युद्ध सील। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें।